everyone, I hope you are well guys. Welcome to my YouTube channel. So guys, today topic is Walters model. So guys, लास्ट वीडियो में हमने डिविडेंड डिसीजन को स्टार्ट किया था जिसमें हमने डिविडेंड को डिस्कस किया था और साथ ही साथ हमने एमएम अप्रोच के थ्रू इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड को समझा था जिसमें ये बताया गया था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे। सो आज हम उसकी दूसरी थ्योरी डिस्कस करेंगे, रिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड, जिसमें आज हम वॉल्टर्स मॉडल को पढ़ेंगे। ओके, सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वॉल्टर्स मॉडल। So this model is given by Professor James C. Walter, which show how dividend can be used to maximize the wealth of equity holders. इस थ्योरी को प्रोफेसर जेम्स सी वॉल्टर ने दिया था जिसमें ये बताया गया है कि कैसे डिविडेंड जो होता है वो वैल्यू ऑफ द इक्विटी होल्डर्स को इंक्रीज करता है। मतलब सिंपल सा यह है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इफेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो एमएम अप्रोच पढ़ा था वो जस्ट इसका ऑपोजिट था। उसमें ये समझाया गया था कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इफेक्ट नहीं करता वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे। आप डिविडेंड पे करो या डिविडेंड मत पे करो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे। बट वॉल्टर्स मॉडल में ये समझाया गया है कि जो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने इक्विटी होल्डर्स को, ठीक है, उसका इफेक्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे। उससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ओके, सो इस थ्योरी में, इस मॉडल में ये भी समझाया गया है कि कंपनी शेयर प्राइजेस रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स। जो कंपनी की शेयर प्राइजेस होते हैं या इसको स्टॉक प्राइजेस भी कह सकते हो, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स के। मतलब जो मिलने वाले डिविडेंड्स हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी बताते हैं शेयर प्राइजेस। ठीक है, अगर मान लो कि आपकी कंपनी की शेयर प्राइजेस हाई चल रही है तो समझो कि उस टाइम पे जो आपके एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स है या जो मिलने वाले डिविडेंड्स हैं शायद वो इंक्रीज हो सकते हैं और शायद उसकी प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी हाई चल रही हो। ठीक है, तो कंपनी के जो शेयर प्राइजेस होते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स को बताते हैं। ओके, इस मॉडल में वॉल्टर्स ने एक फॉर्मूला भी दिया था जो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है बिटवीन डिविडेंड्स एंड शेयर प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और डिविडेंड्स के बीच का एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, P इज इक्वल टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस टी होल डिवाइडेड बाई के। ठीक है, जिसमें आपका जो P है वो ये बता रहा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मतलब शेयर की मार्केट प्राइस एक्सप्लेन कर रहा है। E जो है वो आपकी अर्निंग पर शेयर को बताता है। D इज ए डिविडेंड पर शेयर। K इज ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी या इसको डिस्काउंटेड रेट या रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन कह सकते हो। R इज अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। ओके, सो ये फॉर्मूला डिविडेंड और प्राइस शेयर को बता रहा है, इसके रिलेशनशिप को बता रहा है कि अगर प्राइस शेयर इंक्रीज होती है तो जो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को वो भी इंक्रीज होती है और जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सा ये मॉडल ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि जो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जिस भी रेशियो में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसका इफेक्ट होता है वैल्यू ऑफ फर्म पे, उससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। ओके, सो गाइज आगे हम देख इस आगे हम वॉल्टर्स मॉडल की कुछ कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू डी आर अपॉन के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के, जिसमें R रेट ऑफ रिटर्न और के कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, उनका कुछ हम रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे कि R का क्या इम्पैक्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। ओके, सो मान लो कि इफ कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ग्रेटर दैन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की 20% है और रेट ऑफ रिटर्न 25% है, तो इस केस में जो कंपनी है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और कंपनी जीरो पे आउट रेशियो पे को फॉलो करती है। मतलब कंपनी इस केस में अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो इस केस में कंपनी जो है, जो आपकी फर्म है, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके रेवेन्यू प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं और उस टाइम पे कंपनी जीरो पे आउट रेशियो को फॉलो करती है। मतलब कंपनी क्या करती है, उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अपना जो भी अर्निंग आ रही है उस अर्निंग को शेयर होल्डर पे ना इन्वेस्ट करके कंपनी किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है, जिससे वो सोचती है कि उससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न, ज़्यादा उसको रिटर्न मिले अपने शेयर होल्डर से। ठीक है,
इस केस में कंपनी जो है वो ज़ीरो पे आउट रेशियो को फॉलो करती है, क्योंकि वो कंपनी चाहती है कि उसे ज़्यादा रिटर्न मिले अपने शेयर होल्डर से। अगर अपने शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करेगी, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगी, तो उसे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। तो कंपनी का अगर ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उस टाइम पे कंपनी ज़ीरो पे आउट रेशियो को फॉलो करती है, जिससे वो ये चाहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले अपने इन्वेस्टमेंट से। तो उस टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर पे ना इन्वेस्ट करके किसी और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट केस ये है कि इफ़ एनी कंडीशन, अगर रेट ऑफ रिटर्न लेसर हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, मतलब कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 20% है और रेट ऑफ रिटर्न 16% है, तो इस केस में कंपनी जो है वो 100% पे आउट रेशियो पे चलती है, क्योंकि इस केस में कंपनी ये चाहती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट अपने शेयर होल्डर्स में करे। मतलब इस केस में कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और ये चाहती है कि जो वो इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में या किसी और एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है, उसकी बजाय वो अपने शेयर होल्डर में इन्वेस्ट करे, जिससे से ज़्यादा वो अपने रिटर्न को पा सके। तो ये तब होता है जब हमारा रेट ऑफ रिटर्न कम होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो इस केस में कंपनी जो है वो 100% के पे आउट रेशियो पे चलती है और अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। ओके, क्योंकि वो अपना इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स में करती है इस केस में। थर्ड केस क्या है कि जब कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सेम हो। ठीक है, मान लो कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न 15% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 15% है, दोनों सेम रेशियो पे चल रहे हैं, तो इस कंडीशन पे कंपनी जो है वो रिटेन भी कर सकती है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। मतलब वो अब इन दोनों पे चल सकती है, चाहे वो ये भी कर ले, ज़ीरो पे आउट रेशियो पे चले या 100% के पे आउट रेशियो पे चले। तो ये तब होगा जब रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सेम होगा। अगर दोनों का रेट ऑफ परसेंटेज सेम है तो उस टाइम पे कंपनी अपना जो बचे हुए पैसे हैं उसको अलग चीज़ों में इन्वेस्ट भी कर सकती है और साथ ही साथ वो अपने इन्वेस्ट भी कर सकती है, या तो वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए कंपनी दोनों ही कर सकती है। ठीक है, शायद वो रिटेन भी करे, मतलब इन्वेस्टमेंट किसी और चीज़ों में करे, या तो वो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जो फॉर्मूला के बेसिस पे थे। ओके, सो वॉल्टर्स मॉडल अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशन भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एजम्पशन को मानते हैं तो ये वॉल्टर्स मॉडल एप्लीकेबल होंगे। ओके, सो एजम्पशंस क्या हैं? वॉल्टर्स मॉडल करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए गए थे। ये एजम्पशंस ये हैं कि फर्स्ट एजम्पशन है, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ द फर्म आर फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग्स ओनली। वॉल्टर्स मॉडल ने अपने फर्स्ट एजम्पशन ये लिए हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं फर्म के, वो सारे फाइनेंस्ड होते हैं थ्रू रिटेन अर्निंग से। मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो सारे इन्वेस्टमेंट अपने रिटेन अर्निंग से करती है, कहीं से भी वो बाहर से पैसे नहीं लेती, मतलब कोई डेप्ट नहीं लेती। ठीक है, कोई बाहर से पैसे, कोई मनी बोरो नहीं करती अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए। वो सारी इन्वेस्टमेंट अपने रिटेन अर्निंग से करती है, मतलब जो भी बचा हुआ पैसा होता है, ठीक है, उससे अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करती है, सारे इन्वेस्टमेंट उससे फाइनेंस्ड करती है। ठीक है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बाहर से पैसे नहीं लेती, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता जिससे वो बाहर से पैसे उठाए। तो कंपनी यहाँ पे नॉन बोरिंग पॉलिसी पे चलती है, जैसे एमएम अप्रोच में था। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि द फर्म डज नॉट यूज डेप्ट और इक्विटी फाइनेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी कहीं से भी बाहर से पैसे नहीं लेती, सेम एज इट इज़ बताया जा रहा है कि जो फर्म है वो डेप्ट और इक्विटी फाइनेंस को यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टमेंट अपने रिटेन अर्निंग से कर रही है, बचे हुए पैसे से कर रही है। ठीक है, कहीं से बाहर से पैसे नहीं ले रही है। थर्ड पॉइंट ये है कि द फर्म हैज़ कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है कि द फर्म हैज़ कांस्टेंट ईपीएस एंड डिविडेंड। फर्म का जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए और साथ ही साथ डिविडेंड भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इस मॉडल में ये भी असम्पशन है कि ये तब होगा जब कोई कंपनी पे कोई टैक्सेस ना लगे। ठीक, सो गाइस, फिफ्थ असम्पशन है कि नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन। कोई टैक्स और कोई टैक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं अगर कंपनी पे लग रहा है। ठीक है, तो ये वॉल्टर्स मॉडल फॉलो होगा। सिक्स असम्पशन ये है कि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, मतलब कंपनी का कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्री टू कंट्री और मार्केट टू मार्केट ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है और डिफरेंट प्राइसेस होते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। ठीक है, सेवन एजम्पशन ये है कि द फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ। मतलब जो फर्म होती है उसकी वह बहुत ही लॉन्ग लाइफ होती है,
वो जल्दी लिक्विडेट नहीं होती और काफ़ी लंबे समय तक चलती है। ओके, सो गाइज हमने अभी वॉल्टन्स मॉडल पढ़ लिया है। इवन वॉल्टन्स मॉडल के हमने एजम्पशंस और फॉर्मूलाज देख लिए हैं। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते। सो गाइज द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फिगर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हुए हैं जो XYZ के एनुअल रिपोर्ट से कलेक्ट किए गए हैं। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 30 लाख रुपीज़ है। आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 3 लाख। ओके, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। ओके, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 60%। ओके, 16%। कंप्यूट द approximate dividend payout ratio so as to keep the share price at 42 rupees by using Walters model। ठीक है, सो गाइस इसमें ये बताया गया है कि कुछ फिगर्स यहाँ पे XYZ लिमिटेड की दी हुई हैं और साथ ही साथ हमें। सो गाइस चलिए हम सोल्यूशन पे आते हैं और देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे कहीं पे भी डिविडेंड गिवन नहीं है। ओके, सो डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्टन्स मॉडल का हेल्प लेंगे। सो वॉल्टन्स मॉडल के फॉर्मूले में क्या है, P इज इक्वल टू डी प्लस R अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के। ओके, सो आपको P क्वेश्चन में गिवन है। P कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 42 रुपीज़। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपको गिवन है। R क्वेश्चन में 20% है। ठीक है, सो 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, डिविडेंड आपको गिवन नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में 16% है, तो 16% को हम 0.16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आपको सब चीज़ गिवन है बट आपको ई गिवन नहीं है। तो ई क्या एक्चुअली में होता है, ई अर्निंग पर शेयर होता है। और अर्निंग पर शेयर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस फॉर्मूले के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। बट हमारी क्वेश्चन में पेट भी गिवन नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है और साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर भी गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पेट गिवन नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है और प्रेफरेंस शेयर गिवन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ROI और कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। सो पहले आपको पेट निकालना होगा, क्योंकि पेट जो हमारे पास अर्निंग पर शेयर वो होता है कि जब हमने अपने नेट प्रॉफिट में से अपने सारे डिविडेंड्स को, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट में से जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास अर्निंग्स आती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए पहले हमें पेट निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे कि नेट प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपका 30 लाख रुपीज़ है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12% प्रेफरेंस शेयर है। ये एक्चुअली आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर है, मतलब जो बकाया प्रेफरेंस शेयर है। सो 12% प्रेफरेंस शेयर है 100 लाख रुपीज़ का। तो हमें 100 लाख का 12% निकाल कर फिर हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 100 लाख का हम 12% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 12 लाख रुपीज़। तो हम 30 लाख रुपीज़ में जैसे 12 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमारी पेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 लाख रुपीज़। ओके, सो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। तो पेट वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया 18 लाख रुपीज़ और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 3 लाख। सो हम 18 लाख को 3 लाख से डिवाइड करेंगे। सो सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 डिवाइडेड बाई 3 इज ₹6। सो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया हमारा, 6 रुपीज़ आ गया। तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, 6 रुपए की अर्निंग हो रही है। ठीक है, सो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम वैल्यू पुटअप करके डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो गाइज हमने जो अभी फॉर्मूला लिखा था वॉल्टन्स का, सेम एज इट इज हमने अभी भी लिख लिया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे हर एक फैक्टर्स की। सो 42 रुपीज़ की वैल्यू हम P की क्या है 42 है, तो P की प्लेस पे हमने 42 पुट कर दिया। ओके, सो D है। R की प्लेस पे 0.2, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया था R इज 0.2, K इज 0.16, E अभी आपने फाइंड आउट किया है कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, माइनस D क्योंकि D की वैल्यू गिवन नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 0.16। ओके, सो गाइस यहां तक आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको, इस 0.6 को आप इस 42 में मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइडेड के फॉर्म में, जब ये इधर जाएगा तो ये 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये D प्लस 1.25, ये 1.25 कैसे आया है, जब आप 0.2 को 0.16 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू 1.25 आ जाएगी। ठीक है,
ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा। अब आपको क्या करना है कि सभी चीज़ें धीरे धीरे ओपन करनी है। 42 को 0.16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.72 इज इक्वल टू डी प्लस 1.25 को अब क्या करना है, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप 1.25 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 आ जाएगा। फिर इस 1.25 को आप माइनस डी से मल्टीप्लाई कर लेना तो माइनस 1.25 डी हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बहुत ही सिंपल मेथड से, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आपको नंबर को नंबर के साथ कर देना और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर देना है। तो इस नंबर को आपको इस साइड लेके आना है। 7.5 को आप 6.72 की तरफ लेकर आओगे तो 6.72 है। जब ये 7.5 इस साइड आएगा तो माइनस 7.5 हो जाएगा। ओके, फिर इज इक्वल टू डी, और डी वाले को एक साथ कर लो तो ये तो 7.5 इस साइड जा चुका है तो ये डी माइनस 1.25 डी हो जाएगा। ओके, सो डी एक साथ हो चुके हैं और नंबर्स एक साथ हो चुके हैं। जब आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.78। ओके, इज इक्वल टू डी। आप यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, आपको डी कॉमन ले लेना है। जब आप डी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1.25। ओके, सो ये तो सेम एज इट इज रहेगा। 1 में से 1.25 को माइनस करोगे तो माइनस 0.25 होगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है उसका हम साइन लगाते हैं। ओके, सो माइनस 0.25। अब इस माइनस 0.78 को, अब ये वैल्यू जो है माइनस 0.25 वो इस साइड जब आएगी 0.78 की तरफ तो ये डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस 0.78 डिवाइडेड बाई माइनस 0.25, जब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.12। तो ये क्या है, रुपीज़ में है। ओके, सो डिविडेंड कितना आ गया 3.12 रुपीज़ पर शेयर। तो हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं एक शेयर पे, 3.12 रुपीज़। ओके, सो आपने वॉल्टर्स मॉडल के थ्रू डिविडेंड फाइंड आउट कर लिया। अब आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इंटू 100। ओके, सो डिविडेंड पर शेयर कितना आया है 3.12 आया है, और अर्निंग पर शेयर कितना आपने फाइंड आउट किया था 6 रुपीज़। ओके, आप इसको डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो अब इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.52, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगा 52%। तो आपने डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना फाइंड आउट कर लिया, 52% आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो आ गया। सो आपकी ये वैल्यू परसेंटेज में आई है। हमें मालूम करना है कि हम एग्जैक्टली कितना पे कर रहे हैं अपने इक्विटी होल्डर्स को। गाइस, हम एग्जैक्टली फाइंड आउट करेंगे कि हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं अपने इक्विटी होल्डर्स को। तो हमने जो पेट वैल्यू फाइंड आउट किया था 18 लाख रुपीज़, उसका हम 52% निकाल लेंगे। ठीक है, जब हम 18 लाख रुपीज़ का 52% निकालेंगे तो 52/100 करके इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो 52% आ गया वो कितना आ गया 9,36,000। तो हम 18 लाख का जब हमने 52% फाइंड आउट किया तो हमारी वैल्यू आ गई 9,36,000। दैट मीन्स इतनी वैल्यू हम अपने इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इतनी वैल्यू हमारी डिविडेंड हो गई। ठीक है, अब आपने डिविडेंड भी फाइंड आउट कर लिया और ये भी फाइंड आउट कर लिया कि कितना आप इक्विटी होल्डर्स को पे कर रहे हो, तो आपकी रिटेन अर्निंग्स कितनी हो रही है। तो जो आपकी पेट वैल्यू आई थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18 लाख रुपीज़, अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद जो नेट आपका प्रॉफिट आया था पेट, वो 18 लाख रुपीज़ में से आपने 9,36,000 डिविडेंड पे कर दिया। तो कितनी रिटेन अर्निंग्स बची। तो रिटेन अर्निंग्स को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि पेट वैल्यू में से आप डिविडेंड वैल्यू को माइनस कर दो। तो जब आपने डिविडेंड वैल्यू को माइनस किया तो आपकी रिटेन अर्निंग्स कितनी आ गई 8,64,000 रुपीज़। तो ये आपका बचा हुआ पैसा है जो आप नेक्स्ट टाइम यूज करोगे या कहीं और इन्वेस्ट करोगे। तो कितना बच रहा है आपके फर्म का 8,64,000 रुपीज़। ये रिटेन अर्निंग्स है जो आप नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करोगे। सो क्वेश्चन में XYZ लिमिटेड की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी इसके थ्रू हमने नेट अर्निंग्स फाइंड आउट, इसके थ्रू हमने रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड पे आउट रेशियो, सभी चीज़ें फाइंड आउट कर लिया। सो गाइस, वॉल्टर्स मॉडल के थ्रू हम किसी भी कंपनी की डिविडेंड ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू हमने डिविडेंड फाइंड आउट किया, डिविडेंड पे आउट रेशियो फाइंड आउट किया, और ये भी पता कर लिया कि XYZ कंपनी जो है वो अपने इक्विटी होल्डर्स को कितना डिविडेंड पे कर रही है और उसकी रिटेन अर्निंग्स क्या है। ओके, सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हमने वॉल्टन्स मॉडल के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और वॉल्टन्स मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है,
चैनल पे मिल जाएगा। ओके, आप मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे बनाए हैं, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया है, फिनेंसिंग डिसीजन के सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया है। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।